India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंड अप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन ने लोधी युग के शेख अली गुमटी पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जो पुरातात्विक महत्व का 500 साल पुराना मकबरा है और इसमें अनाधिकृत परिवर्तन किए हैं। रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने एक विशेषज्ञ स्वप्ना लिडल, जो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज का दिल्ली चैप्टर की पूर्व संयोजक है और दिल्ली के इतिहास पर कई पुस्तकों की लेखिका है, को इमारत का सर्वेक्षण और निरीक्षण करने का ये पता लगाने के लिए नियुक्त किया है कि इमारत को कितना नुकसान हुआ है और इमारत को किस हद तक बहाल किया जा सकता है और इसे किस तरीके से किया जा सकता है। कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने राजीव सूरी द्वारा गुमटी के संरक्षण की मांग वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया है। अगस्त में न्यायालय ने सीबीआई को DCWA द्वारा गुमटी पर अवैध कब्जे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की निष्क्रियता की जांच करने का निर्देश दिया था। सीबीआई जांच में खुलासा हुआ कि डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन पिछले लगभग 60 वर्षों से गुमटी को अपने कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इसमें संरचना में किए गए विभिन्न परिवर्तनों को सूचीबद्ध किया गया है, जैसे कि प्रवेश स्थलों का रूपांतरण, बिजली और पानी के मीटर की स्थापना, MTNL केबल, लकड़ी की अलमारियां, झूठी छत एवं आपको बता दें कि वॉशरूम और पार्किंग शेड का इस्तेमाल और उसका निर्माण आदि। बताया भी जा रहा है कि कोर्ट ने सीबीआई को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया और रजिस्ट्री को पक्षों के मेमो को तदनुसार संशोधित करने का आदेश दिया है। सीबीआई को प्रारंभिक जांच के दौरान याचिकाकर्ता के विचारों पर विचार करना होगा और 2 महीने के भीतर जांच की प्रगति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। कोर्ट ने 12 मार्च 2024 के अपने पहले के आदेश को भी दोहराया, जो अगले आदेश तक गुमटी में किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगाता है, चेतावनी देता है कि किसी भी तरह के बदलाव के गंभीर परिणाम होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य में हाथियों को भगाने के लिए नुकीली कीलों और जलती हुई मशालों के इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताई गई है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की वकील रश्मि नंद कुमार की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार मानव हाथी संघर्ष को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सफल रही है और प्रेरणा सिंह बिंद्रा बनाम भारत संघ में पारित आदेशों का उल्लंघन किया है। वकील ने हाल की घटनाओं और न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है, जैसे कि 15 अगस्त 2024 को हुई घटना, जब हाथियों का एक समूह पश्चिम बंगाल के झारग्राम राज कॉलोनी जो है उसमें घुस गया था। बता दें आपको कि बताया भी गया था कि संघर्ष के दौरान गर्भवती मादा हाथी को हल्ला पार्टी, जो कि लोहे की छड़ों, कीलों और जलती हुई मशालों से लैस स्थानीय युवाओं का समूह है, उसके द्वारा पीछा किया गया और जलती हुई मशालों से हमला किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उसकी दुखद मृत्यु भी हो गई। और बताया भी जाता है कि न्यायालय को दिए गए वचन के बावजूद इस तरह के तरीकों से परहेज किया जाएगा और पश्चिम बंगाल में हाथियों को भगाने के लिए कीलों और जलती हुई मशालों के निरंतर प्रयोग का जो उल्लेख करते हुए नंद कुमार ने आग्रह किया है कि पश्चिम बंगाल राज्य में
वैकल्पिक तरीकों पर विचार भी नहीं किया, जबकि कर्नाटक और कुछ अन्य राज्य अन्य तरीकों पर विचार कर रहे हैं। याचिका में मानव हाथी संघर्ष की 2 घटनाओं का हवाला दिया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल वन विभाग के अधिकारियों की निगरानी में हल्ला दलों ने कथित तौर पर हाथियों को चोट पहुंचाई। ये दावा किया गया कि हुल्ला दलों को ना तो कोई प्रशिक्षण दिया जाता और न ही उन्हें किसी तरह का संघर्ष की स्थिति से निपटने के बारे में उचित रूप से जागरूक किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक नेताओं को उत्तेजक भाषण देने से रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी करने की वाली अर्जी खारिज कर दी है। बता दें आपको कि कोर्ट ने कहा है कि गलत बयानबाजी या झूठे दावे के मामले से हेट स्पीच की तुलना नहीं की जा सकती है, इसमें अंतर है। अदालत ने याची से कहा है कि आपने ये नहीं समझा कि हेट स्पीच क्या है, आप मुद्दे से अलग हो गए हैं। अर्जी में हेट स्पीच के अपराध को गलत तरीके से पेश किया गया। अगर कोई शिकायत है तो आप कानून के अनुसार इस मामले को उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा है कि नफरत फैलाने वाले भाषणों और गलत बयानबाजी के बीच अंतर होता है। इसके साथ ही इसने जनहित याचिका दायर करने वाली हिंदू सेना समिति के वकील से कहा है कि शीर्ष अदालत इस मामले में नोटिस जारी करने को लेकर इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा है कि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने को लेकर इच्छुक नहीं है, जो वास्तव में कथित बयानों को संदर्भित करता है। इसके अलावा भड़काऊ भाषण और गलत बयानबाजी के बीच अंतर है। अगर याचिकाकर्ता को कोई शिकायत है तो वह कानून के अनुसार इस मामले को उठा सकते हैं। पीठ ने भी कहा कि वह मामले के गुण दोष पर टिप्पणी नहीं कर रही है। जनहित याचिका में कोर्ट से भड़काऊ भाषणों को रोकने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले बयान देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अनिवार्य करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता कुंवर आदित्य सिंह और साथ ही साथ स्वतंत्र राय ने कहा है कि नेताओं की टिप्पणियां अक्सर उकसावे वाली होती है, जिससे कि संभावित रूप से सार्वजनिक अशांति फैल सकती है। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझेंगे कि हेट स्पीच रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है। क्या हर प्रोवोकेटिव बयान को हेट स्पीच माना जा सकता है? एक हाल ही के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि हेट स्पीच एक गंभीर जुर्म है, लेकिन इसे गलत दावे या झूठे बयान के बराबर नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने हिंदू सेना समिति की PIL को खारिज कर दिया, जो पॉलिटिकल फिगर्स के प्रोवोकेटिव स्पीच के खिलाफ गाइडलाइंस की मांग कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच का एक स्पेसिफिक कानूनी अर्थ होता है और ये हर ऑफेंसिव या गलत बयान पर लागू नहीं होता। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने नोट किया कि ये मुद्दा पहले ही शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है, जिसमें कोर्ट ने स्टेट्स को हेट स्पीच के मामले में सो मोटो एक्शन लेने और FIR रजिस्टर करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हेट स्पीच सामाजिक सद्भावना को नुकसान पहुंचाती है, जबकि सिर्फ गलत बयान का ऐसा असर नहीं होता। कोर्ट ने सेक्शन 153A और 295A ऑफ IPC के तहत स्ट्रिक्ट पुलिस एक्शन की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी नागरिकों के बार जमानत के बाद फरार होने और लापता होने की घटनाओं पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए। अगर पहले से ये नहीं है, जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ साइबर धोखाधड़ी के मामले में नाइजीरियाई नागरिक को हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को झारखंड राज्य द्वारा दी गई चुनौती पर सुनवाई कर रही थी और सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि आरोपी ने जमानत के बाद फरार होने का फैसला किया और अब उसका पता नहीं चल रहा है। केंद्र सरकार के वकील अधिवक्ता कनु अग्रवाल ने पीठ को बताया कि केंद्र इस मामले
पर काम कर रहा है। खंडपीठ ने कहा है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है जो इस न्यायालय के समक्ष आई है और ऐसे मामले असामान्य नहीं हैं। इसीलिए यदि पहले से कोई प्रक्रिया नहीं है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में एक प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए। खंडपीठ ने संघ को प्रक्रिया के बारे में न्यायालय को सूचित करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि धोखाधड़ी के आरोप होने पर सरफेसी अधिनियम की धारा 34 के तहत वाणिज्यिक वाद पर रोक नहीं होगी। चीफ जस्टिस संजय खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष आगे की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। सरफेसी की धारा 34 में प्रावधान है कि सिविल न्यायालय के पास ऐसे मामलों के संबंध में अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जहां ऋण वसूली ट्रिब्यूनल अपील ट्रिब्यूनल को सरफेसी अधिनियम के तहत निर्णय लेने का अधिकार है। आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सिविल वाद सुनवाई योग्य नहीं है और सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 34 के तहत वर्जित है। ये तर्क दिया गया कि एक बार जब बैंक ने ऋण दिया और भुगतान नहीं किया तो कंपनी की बंधक संपत्ति को बेचने के लिए सरफेसी कार्यवाही की जाती है। सरफेसी अधिनियम की धारा 34 के तहत सभी वाद वर्जित हैं और फिर भी निदेशक उधारकर्ता द्वारा एक वाणिज्यिक वाद दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि आदित्य बिरला द्वारा दिया गया ऋण और संपत्ति का बंधक धोखाधड़ी और अन्य निदेशकों के साथ मिलीभगत थी और साथ ही साथ न्यायालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा इसके शाखा प्रबंधक बनाम गोपाल श्रीराम पांडा और अन्य का संदर्भ दिया, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने कहा कि सुरक्षित लेन देन के सुरक्षा हित के प्रवर्तन के संबंध में सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सरफेसी अधिनियम की धारा 34 द्वारा वर्जित नहीं है। ये देखा गया कि सिविल न्यायालयों के पास ऐसे मामले में अधिकार क्षेत्र होगा जो DRT अधिनियम की धारा 17 के तहत सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के साथ ऋण वसूली ट्रिब्यूनल द्वारा तय नहीं किए जा सकते। राष्ट्रीय हरित अधिकरण या NGT ने दिल्ली जल बोर्ड या DJB को आदेश दिया है कि वे राष्ट्रीय राजधानी में स्थित अनधिकृत कॉलोनियों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करें और ये निर्देश इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि अनधिकृत कॉलोनियों में सीवेज प्रबंधन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सही जानकारी की आवश्यकता है। NGT के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड को अनधिकृत कॉलोनियों का स्थान, वहां से निकल रखे सीवेज के पानी की मात्रा और मौजूदा या प्रस्तावित सीवेज नेटवर्क की जानकारी देनी होगी। ये जानकारी 1 महीने के भीतर NGT को प्रस्तुत करनी होगी। NGT ने DJB को इस कार्य के लिए एक समय दिया है। इस अवधि के दौरान DJB को सभी आवश्यक जानकारी एकत्रित करनी होगी और उसे NGT को प्रस्तुत करना होगा। अगली सुनवाई फरवरी में होगी, जहां पर इस मामले की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। NGT ने दिल्ली में अपर्याप्त सीवेज शोधन सुविधाओं के मुद्दे पर सुनवाई की और इस दौरान NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने DJB द्वारा प्रस्तुत एक नई रिपोर्ट पर चर्चा की। रिपोर्ट में उत्पन्न सीवेज जल की मात्रा और उसके शोधन की जानकारी दी गई है। बता दें आपको कि सुनवाई के दौरान ये बताया गया कि पहले 621 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क नहीं था, जबकि ये संख्या घटकर 597 रह गई। ये आंकड़ा दर्शाता है कि स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हालांकि पीठ ने रिपोर्ट में दी गई डिटेल्स पर नाराजगी जाहिर की है। सुनवाई के दौरान पीठ ने दी गई जानकारी को अपर्याप्त बताया और DJB से अधिक विस्तृत जानकारी की मांग की है। बुधवार को हुई सुनवाई में NGT ने DJB को अनधिकृत कॉलोनियों और उनसे निकल रखे सीवेज के पानी के साथ साथ इन कॉलोनियों के लिए प्रस्तावित नेटवर्क की जानकारी देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी, जहां DJB को अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वह विदेशी यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री धारक को जिसने ब्रिज कोर्स के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं AIBE के अलावा किसी अन्य योग्यता परीक्षा के लिए आग्रह किए बिना ब्रिज कोर्स के परिणामों के आधार पर अपने रोल पर नामांकित करे। जस्टिस सूरज गोविंद राज की एकल पीठ ने कारण धनंजय द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता ने अपने 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ लॉज विद ऑनर्स के एडमिशन प्राप्त किया था और ये यूनिवर्सिटी विदेशी यूनिवर्सिटी की सूची में है जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है। उन्होंने वर्ष 2020 में ऑनर्स के साथ बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की। पाठ्यक्रम की अवधि 2017 से 2020 तक 3 वर्षों की थी। भारत लौटने पर उन्होंने वर्ष 2023 में NLSIU में अपना ब्रिज कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया, लेकिन विदेशी लॉ डिग्री रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए योग्यता परीक्षा पास नहीं कर सके। याचिका में दावा किया गया है कि ब्रिज कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया गया जिन्होंने 2017 से विदेशी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री प्राप्त की थी। इस प्रकार BCI द्वारा निर्धारित देश के सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेजेस में ब्रिज कोर्स करने के बाद BCI द्वारा एक और परीक्षा से गुजरने की आवश्यकता आश्चर्यजनक है। ये तर्क दिया गया कि चूंकि भारतीय नागरिक जो अपना 5 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करते हैं उन्हें केवल अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण यानी AIBE करनी होती है, इसलिए याचिकाकर्ता को परीक्षाओं के 3 सेट लिखने पड़ते हैं। याचिका में BCI अधिसूचना के उस हिस्से को रद्द करने की प्रार्थना की गई जिसमें विदेशी लॉ डिग्री रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए योग्यता परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य है। इसने BCI को ये घोषित करने का निर्देश देने की मांग की है कि AIBE विदेशी लॉ डिग्री रखने वाले भारतीय नागरिकों और LLB डिग्री वाले भारतीय नागरिकों दोनों के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा होगी और परीक्षाओं के कई सेट नहीं होंगे। सरकारी स्कूल के टीचर द्वारा नाबालिग लड़कियों को मोबाइल फोन की तलाशी के लिए कपड़े उतारने पर मजबूर करने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने शहर के पुलिस कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ अपमानना कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की खंडपीठ ने बता दें आपको कि 13 नवंबर को अपने आदेश में कमिश्नर को सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। अदालत ने पहले राज्य सरकार को शिकायत दर्ज होने के बाद उठाए गए कदमों पर व्यापक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। परिणाम स्वरूप भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 और 79 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत FIR दर्ज की गई है। 30 अगस्त को न्यायालय ने पुलिस आयुक्त इंदौर को निर्देश दिया कि वह पॉक्सो एक्ट के मद्देनजर मामले की जांच करें, 1 महीने के भीतर रजिस्ट्री के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हालांकि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि ऐसा नहीं किया गया। ये आदेश सामाजिक कार्यकर्ता चिन्मय मिश्रा द्वारा दायर जनहित याचिका में पारित किया गया। उन्होंने इस घटना को प्रकाश में लाया जहां शिक्षक ने कथित तौर पर 5 स्टूडेंट की तलाशी ली जिसमें एक बजता हुआ मोबाइल फोन मिला है। शिकायत में कहा गया है कि शिक्षक ने उनके कपड़े उतार दिया और उनके साथ मारपीट की। याचिकाकर्ता ने चिंता जताई है कि यौन अपराधों से पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों पर पुलिस द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने इस चूक को उजागर किया और 30 अगस्त को दिए गए पहले पीठ के निर्देश का हवाला दिया जिसमें अदालत ने इंदौर पुलिस आयुक्त को पॉक्सो एक्ट के तहत मामले की समीक्षा करने और रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता ने मामले में मसौदा दिशा निर्देश भी प्रस्तुत किए और उन्हें रिकॉर्ड पर लाने की मांग की है। रजिस्ट्री को इसे रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश देते हुए अदालत ने मामले को 25 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.